नमस्कार मास्टर और मास्टरनियों, कैसे हो सब लोग? अरे पढ़ोगे? ईमानदारी में बताओ, सही सही बताओ, पढ़ रहे होगे? हैं? कि मैं समझ में आ रहे हो है कि यही मतलब सिर को ऊपर कहीं जा रहे हो है? हैं? अरे सही सही बताओ। एक कोई छोटो टावर हो, कोई तारबर को मास्टर चल को बैठे पढ़ाओ ने, और वो मास्टर क्लास में पढ़ा रहे हो तो वो टावर बैठे बैठे हो आंगली का थूक लगा और सिर के ऊपर लगा ले। मास्टर देखिए यार, यो 2-3 बार कर दी टावर की बात होगी, यो यहाँ क्या कर रहे हो है? तो मास्टर बोले रखड़े हो, के बात है? बोले सिर में थूके लगा है। बोले गुरुजी समझ में कि आ रहे हो को ना थूक लिए लगाऊ हूँ के बोलो कि थोड़ो बहुत मैं ही चल जा थूक ला गया पा। हम्म ऊपर का जा रहे हो बोलो, तो यहाँ ऊपर का तो नहीं जा रहे हो तारा, समझ में आ रही है कि बात? आप पहली यूनिट पूरी कर दी, बी का क्वेश्चन भी कर दिया, और वह पर्सन जो है बाकी में यहाँ समझ में बैठे हैं कि आप अगर मान लो एग्जाम में यहाँ को कोई प्रश्न आ जाए तो आप सही कर जाएंगे हैं? क्या जाएंगे ना को अं जयकारो लगाऊंगा, जय बजरंग बली ल्यो कर दियो डी ऑप्शन में हैं? भैया जी जयकारे से काम चलना नहीं है, पढ़ना तो है। बिना पढ़ाई न तो लुगाई आवे और न गांव में कोई कदर करे, जिमन न भी कोई नु तो गुंदेगो, और जिम में जाओगा तो भी यहाँ जिम क्या जाओगा जानो कोई बुझे ही गुनिया है। और अगर नौकरी लागा न तो बढ़िया इज्जत होगी, और सब कुछ जो पहले कहते थे ना कि जन्नत, जन्नत समझो स्वर्ग, अप्सराएं, वो अप्सराएं अब नौकरी लगने के बाद यही मिल जाती हैं धरती पे ही, है ना? तो उसके लिए देखो संघर्ष जीवन है, और इस संघर्ष को अपने को करते रहना भी है। अब ईमानदारी से बता दो कि आपको मतलब मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो क्यों परेशान हो अपन भी? ये देखो कल मैंने प्रश्न दिया था आपको कि ये प्रश्न करना, थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगाते तो पहले तो इसको ये बताओ कि इसके सही राइट आंसर इसका कौन सा रहेगा। देखो देखिए, देखो कि निम्न में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी, है ना? ऐसा कौन सा इसमें से कोई एक काम है जिसमें स्थूल पूछ रहा है, सूक्ष्म नहीं पूछ रहा है, स्थूल गामक कौशल। और स्थूल में मैंने आपको बताया भी था, अगर थोड़ा सा भी याद हो तो मैंने कहा था जिसमें हम पूरे शरीर का संचालन करते हैं, पूरा शरीर न काम में लिया वो है स्थूल, और केवल कोई एक अंग न काम में लिया वो क्यों है सूक्ष्म। कोई एक अंग है, अपन कोई विशेष काम कर रहे हैं तो वो क्या हुआ है सूक्ष्म। अब देखो ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करता है ना? अब कोई ब्रश लिए हुए है पेंटिंग कर रहा है तो वो अंगुलियों से कर रहा है, हाथ से कर रहा है। ऐसे थोड़ी है कि पूरे शरीर को लेकर उसने मतलब पैर ऊपर कर रखे हैं, पूरे शरीर को हिला उला के कर सिर से वो पेंटिंग कर रहा है, ऐसे नहीं। आराम से बैठा है, हाथ से पेंटिंग कर रहा है। ऐसा तो है नहीं मजनू भाई की तरह गधे को घोड़े पे बिठा दिया हो, ऐसा तो नहीं है। दूसरा है पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, बैठा बैठा पेपर के टुकड़े काट रहा है और उसको चिपका रहा है। सुई में धागा डालना बताया था मैंने, और चलना और दौड़ना, यहां आएगा चलना या दौड़ भी ठीक है। तो चलेगा दौड़ेगा तो उसका पूरा शरीर वार्म अप करेगा, तो इसका जो स्थूल का जो होगा वो क्या होगा, चलना और दौड़। और बाकी ये जो तीनों हैं ये कैसे होंगे, सूक्ष्म। कैसे होंगे, सूक्ष्म। दिमाग में घुस रही है कि थूकी लगा रहा हो, हैं? समझ में आ रही है कि कोई बात है? तो अ को जो सही उत्तर है वो क्या रहेगा, 4 नंबर, चलना और दौड़ना। ठीक है, शुरू करा है? शुरू करने से पहले एक बार दबा के लाइक कर दो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो कि देख पर्सन है यहाँ का साऊंगा। अरे भाई एक बात बताओ, जो बच्चा बीएड कर रहा है, जो बीएसटीसी कर रहा है, एक क्लास में कम है कम कितना टावर होगा? 40 या 50 टावर होगा,
भैया तो ज्यादा सीट हुए 150 100 200 सीट तो नॉर्मल हुए हुए ना। और उन 100 200 सीट के अंदर हैं, अगर आप बात करा तो 40 50 टावर तो क्लास में आके बैठे ही है ना। अरे वो 40 50 टावरान भी देखो कि चलो आप सर की क्लास देखा तो आप शेयर कौन कर लेंगे कि बातान सब ने। और इतना दोस्त तो तारा हुई है कि ते सब ने बताओ रिट का जो बच्चा हूं उनका दोस्त जरूर होगा, बीएड बीएसटीसी का दोस्त जरूर मिलेगा। हम्म इतनों सो काम करो यार। हैं चलो अपन प्रश्न शुरू कर दें पहलो। और यो जो पहलो प्रश्न है वो देखांगा कि कहे, वो कहे कि एरिक एरिक्सन, कुछ दिमाग में आ रहा है? एरिक एरिक्सन पहले तो इसको समझो, ये क्या था एरिक एरिक्सन? इसने जीवन अवधि उपागम दिया था, इसने चाइल्डहुड एंड सोसाइटी पुस्तक लिखी थी, और इसने कौन सा सिद्धांत दिया था? मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। और मानव जीवन को इन्होंने 8 अवस्थाओं में विभाजित किया था। याद आ रहा है? याद आ रहा है कुछ? ठीक है। फिर के अनुसार पहचान बनाम पहचान संभ्रांति प्राय देखी जाती है। पहचान बनाम पहचान संभ्रांति प्राय देखी जाती है। अब ये अगर थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाते तो मैंने आपको वहां इंपॉर्टेंट भी लगाया था कि ये यहां से प्रश्न पूछा हुआ है, और ये प्रश्न पूछा है फर्स्ट ग्रेड 2020 में। यानी बच्चा जो है वो बच्चा खुद की पहचान बनाने में और अपनी ही पहचान को सही से समाज में स्थापित नहीं कर पाता, वो कौन सी अवस्था होती है? जब मैंने विकास की अवस्थाएं पढ़ाई थी तो मैंने आपको पढ़ाया था कि किशोरावस्था जो है उसमें सबसे ज्यादा जो बच्चा है वो कंफ्यूज रहता है कि मेरी भूमिका समाज में क्या है ना? क्योंकि पीढ़ियों में अंतर आ जाता है, वो खुद जो बच्चा है वो सोचता है कि मेरे अनुसार दुनिया चले, और बुजुर्ग जो होते हैं वो सोचते हैं कि अरे ये जवानी 2 दिन की है, सब में आती है। तो जो किशोरावस्था है वो अवस्था आती है पहचान बनाम पहचान संभ्रांति में। तो राइट आंसर क्या रहेगा? किशोरावस्था रहेगा ना? रहेगा ना? अपनी जो पहली एरिक एरिक्सन ने जो अवस्था बताई थी वो थी विश्वास बनाम अविश्वास। जन्म से जन्म से 18 माह, 18 माह का मतलब 1.5 साल। तो ये जो इन्होंने 8 अवस्थाएं दी थी उनमें से ये 5वीं अवस्था है पहचान बनाम पहचान संभ्रांति, जिसकी आयु 12 से 18 वर्ष। और 12 से 18 वर्ष के बीच में कौन सी अवस्था रहती है? किशोर अवस्था। कोई डाउट है? जब मान लो प्रश्न आए तो उस प्रश्न में जैसे ही आपको नाम दिखे तो वो, जैसे एरिक एरिक्सन आया तो इसकी पूरी बातें आपके दिमाग में क्लिक हो जानी चाहिए कि 1963 में पुस्तक लिखी थी, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, जीवन अवधि उपागम कहा जाता, 8 अवस्थाएं दी थी, उनकी अवस्थाओं के ये नाम है ना? तो याद होना चाहिए। चलो अगला प्रश्न अपन देखते हैं। कहता है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था का नैतिक विकास का स्तर अधिकांशतः, अब देखो हमने जहां पढ़ा था, याद आ रहा है? याद आ रहा है क्या? देखो हमने पढ़ा था कि स्तर जो दिए थे कोहलबर्ग ने, वो स्तर दिए थे टोटल 3, और अवस्था जो दी थी वो अवस्थाएं दी थी कुल 6। एक अवस्था के अंदर कुल, एक स्तर के अंदर कुल 2 अवस्थाएं थी। जैसे हमने पहला पढ़ा था पूर्व परंपरागत, फिर परंपरागत, और फिर बताओ उत्तर परंपरागत। याद आ रहा है कुछ? एक हमने पढ़ा था परंपरागत और एक हमने पढ़ा था पूर्व परंपरागत। याद आ रहा है कुछ? समझ आ रहा है कुछ? तो इसमें हमने पूर्व परंपरागत में कहा था 4 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, और 11 वर्ष के बाद। अब देखो ये प्रश्न में पूछ रहा है किशोरावस्था का नैतिक विकास,
तो किशोर जो अवस्था होती है वो शुरू कहां से होती है? 12 से, और खत्म कहां होती है? 18। इधर अगर 11 करेंगे तो इधर अपन 19 भी कर सकते हैं। तो देखो, ये जो काल है, इस कालखंड को अपन किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। और यहाँ 11 के बाद की बात हो रही है, तो इसका मतलब किशोर कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। कहाँ आएगा? किशोर यहाँ आएगा। मैंने आपको बताया भी था कि जब ऐसे प्रश्न आ जाए तो उनकी दोनों लैंग्वेज जरूर देखना। तो इसमें देखो, अगर इस लौकिक शब्द को अपन परंपरागत के साथ जोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूर्व लौकिक, पूर्व परंपरागत, लौकिक परंपरागत और पश्चिम लौकिक उत्तर परंपरागत। तो इसमें किशोर कहां जाएगा? पश्चिम लौकिक नैतिकता का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी। देखो, थोड़ा अपना खुद का दिमाग काम करना पड़ेगा, वहां आपको समझना पड़ेगा कि कोहलबर्ग जो है वो सिद्धांत दिया था, क्या सिद्धांत दिया था, उसकी मुख्य थ्योरी क्या थी। उस थ्योरी अगर वो दिमाग में है तो प्रश्न आसानी से कर लोगे, भाषा चाहे कुछ भी दे रखी हो। तो अपना 2 का प्रश्न क्या रहेगा इसमें? राइट आंसर सी। एग्जाम कौन सा था? ये फर्स्ट ग्रेड 2020 में आया हुआ प्रश्न है। हो गया सही। बढ़ जाए आगे, चलो तो, है ना, देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, किस सिद्धांत के? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास के किस चरण में व्यक्ति संभावनाओं की संकल्पना करने, परिकल्पनाओं के परीक्षण में सक्षम हो जाता है? अब देखो, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, बहुत अच्छे से भी बताया था। और ये प्रश्न कहां से पूछ लिया? देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये प्रश्न पूछ लिया हमसे जीन पियाजे से। और जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कौन सा दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और इस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इन्होंने बताया कि अवस्थाएं टोटल कैसी हैं? 4। सबसे पहली जो अवस्था है वो है संवेदी पेशी। कौन सी है? संवेदी पेशी। दूसरी जो अवस्था है वो कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। याद आ रहा है कुछ? और तीसरी जो अवस्था है वो है मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक। और तीसरी जो अवस्था है उसको अपने नाम दिया था, फोर्थ नंबर पे जो आती है उसको कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक। कुछ समझ आ रहा है क्या? अब इनमें मैंने कुछ विशेषताएं बताई थी आपको, और उन्हीं विशेषताओं में मैंने औपचारिक जो संक्रियात्मक अवस्था है इसमें आपको बताया था कि वो सादृश्यात्मक चिंतन करता है, आदर्श बनाता है, परिकल्पनाओं का निर्माण कर, परिकल्पनात्मक चिंतन लिखवाया हुआ है। देख लो चाहे अपने नोटबुक में जाके आप। और जो बच्चे नए हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में जाओ और वहां आपको क्लासेस मिलेंगी कंप्लीट कोर्स के साथ। जैसे अपन ऑफलाइन में पढ़ते हैं ना, सेम वैसे ही अपने यहाँ मिलेंगी। कहीं कोई फालतू की काट छाट नहीं है, कहीं कोई ड्रामा नहीं है, कोई शायरी वायरी, कोई कहानियां, वो मतलब वो चीजें नहीं है कि अपने को कहीं लाइमलाइट में जाना है। बस ये है कि जो बच्चा पढ़ रहा है उसके दिमाग में ये नहीं रहे कि मुझे मेरे से कोई ये वाला प्रश्न पूछ लेगा तो मैं इसका उत्तर कैसे दूंगा। अपने से जिस बच्चे ने पढ़ाई कर ली, देख लो आपके सामने आए हुए प्रश्न है ये मैं नहीं कह रहा, आपको बहुत सी बुक हैं उनमें आप देख लेना, ये प्रश्न आए हुए हैं और ये फर्स्ट ग्रेड 2020 में आया हुआ प्रश्न है। अब जिस बच्चे ने आराम से जीन पियाजे पढ़ा है वो बच्चा इस प्रश्न को एकदम से चुटकियों में करेगा, और चुटकियों में करेगा। तो इसका राइट आंसर आप बता दो मुझे। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आपके सामने है। तकलीफ तो तब होती है जब हमें पता नहीं होता कि ये प्रश्न कहां से पूछा है, और पूछा कहां से? जीन पियाजे से। कोई डाउट नहीं है, सबका सही होगा, मुझे उम्मीद है सबका सही होगा ये प्रश्न, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और अगला जो प्रश्न है वो देखो, फिर जीन पियाजे पूछ लिया। देखो क्या कहता है
कि एक किशोर जिसने औपचारिक संक्रियात्मक विचार विकसित कर लिया है, सीधा सा कहना चाह रहा है कि वो जो बच्चा है वो किशोर बच्चा है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का मतलब है 11 वर्ष के बाद का बच्चा है। और 11 वर्ष का बच्चा है तो वो क्या क्या करता है, देखो भविष्य के बारे में व्यवस्थित रूप से सोच सकता है क्या वो? आप बताओ। देखें, मान लो एक किशोर बच्चा है तो वो भविष्य के बारे में सोच सकता है, सोच सकता है। फिर किसी दी गई परिस्थिति के लिए व्यवस्थित रूप से विभिन्न संभावनाएं उत्पन्न करता है। अभी अभी अपन बात करके आए हैं पिछली क्लास में ही कि वो बच्चा जो है वो देखो संभावनाओं की कल्पना कर सकता है। तो यहाँ क्या कह रहा है, वही बात यहाँ कह रहा है कि दी गई परिस्थिति के लिए व्यवस्थित रूप से विभिन्न संभावनाएं उत्पन्न करता है। बिल्कुल करता है साहब। फिर उस दुनिया के बारे में सोचते हैं जो वास्तविक रूप में नहीं है। बिल्कुल, मैंने लिखवाया भी था, यहां मैंने आपको लिखवाया था अमूर्त चिंतन करता है। अमूर्त चिंतन यानी जो उसके सामने नहीं है उनके बारे में भी वो सोचना शुरू कर देता है। और आगमनात्मक तर्क रखता है। ये भी आप अपनी नोटबुक संभाल लेना, मैं मेरे मुंह से मेरी खुद की बड़ाई नहीं करूंगा भाई, है ना। आप अपनी पुरानी जो क्लासेज हैं उनको देख लो, उनमें मैंने ये चारों बातें लिखवाई हुई। तो ये सही है, इस अवस्था के ये सारे गुण सही हैं। तो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करें। मतलब ये जो चार दिए गए हैं इनमें से कौन सा विकल्प सही है, वो नीचे हमने ऑप्शन में दे दिया ए बी सी और डी में। तो कह रहा है केवल ए बी डी, केवल बी, केवल सी और सभी विकल्प सही हैं। तो हम तो ये कह रहे हैं भाई साहब, आप बताओ बाकी। मैं तो ये कह रहा हूं कि इसमें सभी विकल्प जो हैं वो सही हैं। इसके जितने भी विकल्प हैं वो सारे के सारे इसके सही हैं, गलत एक विकल्प भी नहीं। ठीक है, ओके मित्रों, कोई डाउट है क्या? नहीं है तो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं अपना। आनुवांशिकता से तात्पर्य निम्नांकित में से किन से होता है? अब देखो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो मैंने आरबीएससी की पुस्तकों से भी उठाए हैं भाई। हमारे राजस्थान में चलती है कक्षा 11 और 12 में मनोविज्ञान सब्जेक्ट चलता है, वहां से कुछ प्रश्न हैं जो मैंने यहाँ से डाले हैं। हो सकता है आपको यूं के यूं छपे हुए भी मिल जाएं एग्जाम में। देखो, आनुवांशिकता से तात्पर्य निम्न में से किन से होता है? शुक्राणु और अंडाणु से, गुणसूत्र जीन से, सूत्र विभाजन अर्धसूत्रण से, डीएनए और आरएनए। बताओ देखें, इसमें बताओ देखें सबसे ज्यादा कंफ्यूज होने वाला प्रश्न है, सबसे ज्यादा। और जब मैंने आपको याद होगा संयुक्त कोष, मुझे याद है वो क्लास जब मैंने आपको संयुक्त कोष पढ़ाया था कि मनुष्य का जीवन जो है वो कोशिकाओं से बना होता है और उस कोशिका में जो शुरुआत होती है वो संयुक्त कोष से, जिसे अपन जाइगोट कहते हैं। मैंने बताया भी था वहां ये प्रश्न, और ये आया हुआ है आरबीएससी की पुस्तक में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। ए वाले कितने हैं, बी वाले कितने हैं, सी वाले कितने हैं और डी वाले कितने हैं? जिन बच्चों ने ऑप्शन ए किया है वो बिल्कुल गलत है। जिन बच्चों ने ऑप्शन बी किया है वो बिल्कुल सही है। राइट आंसर रहेगा गुणसूत्र और जीन्स। मैंने बताया भी था, गुणसूत्र को अपन कहते हैं क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स किनसे बनते हैं? जीन्स से। तो आनुवांशिकता, आनुवांशिक गुणों का वाहक जो होता है, वंशानुक्रम में बताया था, तो जो वाहक होता है वो कौन होता है? जीन होता है। एक पीढ़ी के गुण दूसरी पीढ़ी में जहां भेजे जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं, वो किनसे होते हैं? जीन्स से। और जीन्स से मिलकर क्या बनते हैं? गुणसूत्र बनते हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अपना अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन फ्राइड द्वारा किया गया था? सिगमंड फ्राइड की बात कर रहा है। अब देखो, अगर अपने से पढ़ा हुआ बच्चा तो वो सारे बता देगा। कैसे? देखो, मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया था? एरिक्सन ने। अभी पढ़ के आए, मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया था? एरिक इरिक्सन ने।
संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने। किसने दिया था? जीन पियाजे ने। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। पढ़ेंगे इसको अपन, थॉर्नडाइक को अधिगम में पढ़ेंगे। और मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया है फ्राइड ने। अब आप देख लो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। भाई मुझे तो आता नहीं है, आप बता देना, है ना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अपना डी फॉर डांस। डी फॉर डांस। हम नाचते हुए जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि हमें आता है सब कुछ, कहीं गलती नहीं होगी हमारी। आगे बढ़ते हैं अपन। अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि निम्न में से मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? कौन कहता है? आरबीएससी की पुस्तक कहती है। अभी अभी बात करके आए हैं एरिक इरिक्सन। देखो पीछे जस्ट देखो, मनोसामाजिक एरिक्सन, कोई डाउट नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था की विशेषता है, यानी वही बात पूछ रहे हैं फिर से घुमा के, किशोरों की कौन सी विशेषता है? देखो, सृजनात्मकता बनाम ठहराव, संपूर्णता बनाम हताशा, और उद्यमिता बनाम हीन भावना, और तादात्मकता बनाम भ्रांति। अब देखो इसमें आप मुझे बताओ कि ये जो प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या रहेगा? किशोर अवस्था। किशोर अवस्था का मतलब 11 से 18। इनमें ऐसी कौन सी अवस्था है जो 11 से 18 वर्ष के बीच में लागू होती है? बताओ। देखो अब देखो इसमें अपन अगर देखते हैं तो सृजनात्मकता बनाम ठहराव की जो अवस्था है वो होती है 35 वर्ष से 65 वर्ष। 35 वर्ष से 65 वर्ष। संपूर्णता बनाम जो हताशा है वो है 65 वर्ष के बाद। और उद्यमिता बनाम हीन भावना जो है ये होती है 6 से 12 वर्ष। और ये तादात्मकता बनाम भ्रांति जो है ये 12 से 18 वर्ष। और यहां बात कहां हो रही? 11 से 18। इसका मतलब कौन सा राइट होगा? डी वाला। ये पांचवा अवस्था है, पांचवी अवस्था है। पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति वाली जो अवस्था है वो वाली अवस्था है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा आपका रहेगा डी, तादात्मकता बनाम भ्रांति। देखो सही, इनको प्रश्नों का खेल है। एग्जाम में कुछ नया नहीं पूछा जाता, केवल शब्दों का खेल खेला जाता है, उसमें आप फंस जाते हो। फंसना नहीं है, अपने को चक्रव्यूह को काटना है और उससे बाहर निकलना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने। और फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन थे? गिलफोर्ड थे। इसलिए डाल दिया ये प्रश्न क्योंकि आरबीएससी में पूछ रखा है। क्या पता आपके एग्जाम में यूं का यूं एक प्रश्न छपा हुआ मिल जाए। और इसमें तो हम ये मान लो 6 लगाएंगे, एक्स्ट्रा डॉट बॉल मिलेगी। ये तो अगर प्रश्न आ गया तो हमारे बच्चों ने तो रट रखा है। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है? गिलफोर्ड। ओके, अगला जो प्रश्न है वो अपन देखेंगे। पारिस्थितिकीय सिद्धांत के अनुसार मूल्य किस तंत्र में आते हैं? ये सिद्धांत कौन सा आ गया, याद है क्या आपको? ये सिद्धांत आ गया यूरी ब्रेनर वाला। ये सिद्धांत घटकीय सिद्धांत भी कहते हैं इसे, जैविकीय सिद्धांत भी, पारिस्थितिकीय सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। और इसमें इन्होंने 5 स्तर बताए थे जिनमें से 4 यहां दिए गए हैं। देखो तो ये जो 4 स्तर दिए गए हैं इनके बारे में अपन बात करते हैं। तो माइक्रो सिस्टम कहता है, माइक्रो सिस्टम कहता है कि परिवार और पास पड़ोस के जो लोग हैं वो लोग शामिल होते हैं। दूसरा एक्सो सिस्टम क्या कहता है?
वो ये कहता है कि इसमें बालक स्वयं नहीं होता है। क्या नहीं होता है? बालक स्वयं नहीं होता है। बालक स्वयं नहीं होता है। जैसे 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 हमने पढ़ा था कि माता पिता का कार्यालय, माता पिता का कार्य स्थल, याद आ रहा है कुछ? फिर तीसरा हमने मैक्रो सिस्टम पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा था मूल्य, प्रथाएं और देश का कानून। ये सब किस में आएंगे? हमने पढ़ा था मैक्रो सिस्टम। तो मेसो सिस्टम में क्या आएंगी? अनुभूतियां। जैसे दोस्तों के साथ बच्चों की अनुभूतियां हैं, स्कूल की अनुभूतियां हैं, वो किस में आएंगी? अपनी मेजो सिस्टम में। पूछ क्या रहा है कि मूल्य किस तंत्र में आते हैं? तो मूल्य किस में आएंगे? मैक्रो सिस्टम में। किस में आएंगे भाई? बताओ रे, देखो किस में आएंगे? मैक्रो सिस्टम में आएंगे। कहीं कोई डाउट आपको? कहीं कोई डाउट है क्या? अगर ये सिद्धांत आपको याद है तो इसमें गलती नहीं करोगे। और प्रश्न कैसे पूछा है आपके सामने? ये प्रश्न वो प्रश्न है जिसमें आप अगर पूरा सिद्धांत आपको याद है तभी आप सही कर पाओगे, तुक्का नहीं लगता है। और तुक्को भी बैंक को ही लागा हो, जैसे कोई खड़ी किस्मत हो है ना, बैंक को ही तुक्को लाग सकता है। समझ गया कि पढ़नीयता पर को तो तुक्को भी कौन लागे, अंधेरम लट कौन लागे कभी। समझ गया ना? अंधेरम लट कदे कौन लागे। तो यो अंधेरम लठ मत मारियो। यो जदी सही होगो अहिया को प्रश्न जदा अपन प्रश्न पूछो के गए हो कि कंप्लीट डिटेल अपन पतो है। ठीक है, अब देखो आगे अगलो प्रश्न देखा अपन। कहता है कि चोम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता है जो मानव को जैविक वंशानुगति के फलस्वरूप प्राप्त अद्वितीय क्षमता है को कहते हैं। एच टेट में आया हुआ प्रश्न है 2019 में, और मैंने आपको लिखवाया भी था भाषा अर्जन तंत्र LAD, याद आ रहा है LAD। और इसी में मैंने GGT जनरेटिव ग्रामर थ्योरी भी इसी सिद्धांत को कहा था। याद आ रहा है कुछ? अरे बोलो, आ रहे हो के? है? तो यह को राइट आंसर है भाषा अर्जन तंत्र। कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये प्रश्न वो है जिसपे अपन 6 लगाने वाले हैं। ठीक है ना? अगला जो प्रश्न है अपना, वो प्रश्न है एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है और क्या कहता है कि हिंज, ये हिंज वही है कोहलबर्ग की कहानी थी हिंज वाली, याद आ रहा है कि हिंज को दवाइयों की चोरी नहीं करनी चाहिए थी। क्यों? वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है। कौन सी दवाई? जो उसकी पत्नी की जान बचाती हो, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? ये कोहलबर्ग की वही अवस्थाएं हैं अपनी, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। याद आ रहा है कुछ? आ रहा है? पहले में हमने पूर्व परंपरागत में आज्ञा और दंड अहंकार की अवस्था पढ़ी थी। याद आ रहा है कुछ? आ रहा है ना? उसमें आज्ञा और दंड वाली जो अवस्था वो यही है कि अगर मुझे पकड़ लेंगे तो मुझे दंड देंगे, जेल भेज देंगे। तो वो कौन सी अवस्था है? दंड व आज्ञा पालन अभिविन्यास। राइट आंसर क्या होगा? दंड व आज्ञा पालन अभिविन्यास। देख लो आपके सामने, अगर मुझे पकड़ लेंगे, वो चोरी तो करना चाह रहा है लेकिन वो इसलिए नहीं कर रहा है कि मुझे अगर पकड़ लेंगे तो मुझे जेल भेज देंगे, दंड देंगे। और ये कौन सी अवस्था में है? देखो बच्चे की बात हो रही है तो बच्चा जो है ये अवस्था कौन सी आ गई? अपनी पूर्व परंपरागत अवस्था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न कहता है कि मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है, समझना। निम्नलिखित अवस्था में से किसके निर्धारण से फिक्सेशन यानी निर्भरता में सुधार होता है? किसमें सुधार होता है? निर्भरता में। कब आया हुआ है? MP टेट 2019 में आया हुआ प्रश्न है भाई साहब। और कहता क्या है
कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिसके निर्धारण से निर्भरता कम होती है। निर्भरता मतलब देखो अवस्थाओं में याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था कि बच्चा आत्मनिर्भर कब बनता है ना। तो देखो ये अवस्था जो है मौखिक अवस्था, इसका अगर निर्धारण हो जाता है तो बच्चा क्या है, इसके बाद में जब आता है तो वो आत्मनिर्भर बन जाता है। समझ रहे हो? यहाँ तो बच्चा ओरल स्टेज में करता क्या है, अंगूठे चूस लेता है, अंगुलियों को चूस लेता है, जो वस्तु आपने दे दी उनको चूस लेता है। लेकिन यहाँ गुदा एनल स्टेज में क्या करता है, बच्चा स्वयं घूमना शुरू कर देता है। मैंने आपको ये पढ़ाया भी था, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया था। सेकंड स्टेज है एनल स्टेज। समझ आ रहा है कुछ? समझ आ रहा है? अरे बोलो। मैंने ट्रिक भी बताई थी, ओ ए पी एल जी, ओ ए पी एल जी, याद आ रहा है कुछ? वहीं से अगर मौखिक अवस्था का निर्धारण बच्चे का हो जाता है तो वो फिर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। राइट आंसर रहेगा मौखिक। अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं, आनुवांशिकता की इकाई है, ये आया हुआ है, रीट में आया हुआ प्रश्न है ये। आनुवांशिकता की इकाई क्या है? तो आनुवांशिकता की जो इकाई है वो क्या है, जीन। यहाँ देखो ऑप्शन में क्रोमोसोम और जीन दोनों हैं, तो राइट आंसर क्या रहेगा, जीन रहेगा। इसको ध्यान से समझ लेना कि आनुवांशिकता की जो इकाई है वो जीन है। ठीक है। विकास की कौन सी अवस्था में नोसी सिजे यानी स्व प्रेम की भावना का गुण अत्यंत प्रबल होता है? सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है, स्व प्रेम खुद से प्यार कब करता है? जब बच्चा किशोर होता है, यौवन अवस्था में जब बच्चा आता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, वो खुद से प्यार करते हैं। एक फोटो, एक मतलब शीशा जो होता है ना, अपने घर पे शीशा हुआ है, बैंक के सामने खड़ा होकर बाल बाऊंगा, आया एकदम है, खुद नहीं देखूंगा, चेहरा देखूंगा, खुद को चेहरो देख देख के खुश होऊंगा, देख मैं कितना सुंदर लाग रही हूँ, मैं तो ऋतिक रोशन लाग रही हूँ, है ना। छोरा भी आपका मुंह खुद नहीं देखूंगा, छोरियां भी आप नहीं देखेंगी कि मैं तो माधुरी दीक्षित ही लाग रही हूँ, है। वो कौन सी अवस्था है, किशोर अवस्था। ठीक है, किशोर हुआ वो ही देखोगे। बाकी मैंने आपको एक बात भी बताई थी, अगर याद हो तो, मैंने एक गंदी अवस्था भी लिखवाया था, गंदी अवस्था। अब कमेंट करके मुझे ये बताओ, गंदी अवस्था कौन सी अवस्था को कहा जाता है? याद आ रहा है कुछ, गंदी अवस्था? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न कहता है कि शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है, धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है, इस प्रकार की प्रगति है। अब भाई साहब ये प्रश्न मैंने पता नहीं कितनी बार बता दिया, कितनी बार याद करो, सिफेलोकोडल, प्रोक्सिमा डिस्टल, व्यापक से विशिष्ट और अनियमित प्रगति। याद करो इसमें सही कौन सा होगा रे? अपने अपने उत्तर लिख लो और हाथ रख लो उन पे, लिख के पहले निश्चित हो जाओ कि इसमें मेरा ये उत्तर है सर, फिर मैं बताऊंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूज वाला प्रश्न है। इसमें आपको लगता है नहीं रे ये वाला नहीं ये होगा, ये वाला नहीं ये होगा, ये वाला नहीं ये होगा, है ना। चलो, तो बताओ, मतलब एक बच्चा है वो पहले पूरी हथेली को काम में लेता है, फिर अंगुलियों को, फिर अंगूठे को काम में लेने लग जाता है। और मैंने आपको सिद्धांत पढ़ाया था, विकास क्रम का सिद्धांत, सिर से पैर और केंद्र से परिधि की ओर। केंद्र से परिधि की ओर मतलब पहले संपूर्ण अंगों को उपयोग करता है, फिर एक एक अंग का उपयोग करता है। तो इसमें क्या आएगा, राइट आंसर क्या होगा, प्रोक्सिमा डिस्टल प्रगति। क्या होगा, प्रोक्सिमा डिस्टल प्रगति। ओके, आगे बढ़ते हैं हम, और अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं, विद्रोह की भावना निम्न में से किस अवस्था की से संबंधित है? विद्रोह करेगा बच्चा, विद्रोह करेगा, विद्रोही बनेगा, विद्रोही। और विद्रोह भगत सिंह ने भी किया था अपनी मां भारती के लिए। ऐसा महान नायक सदियां याद रखती हैं। तो ये जो विद्रोह है ये किस अवस्था का गुण है? बाल्यावस्था का है, या पूर्व किशोर का है, या शैशव का है, या मध्य किशोर का है? इसमें हमने दो तो काट दी, बाल्या, शैशव, ये तो श्योर। अब आ जाओ पूर्व किशोर और मध्य किशोर।
यानी बाल्यावस्था में बच्चा 11 के पास आएगा तो 11, 12 और 13 साल जो है, इन अवस्था में मैंने आपको वय संधि काल पढ़ाया था। वय संधि काल, एज ऑफ ब्यूटी, एज ऑफ प्यूबर्टी। और ये जो आपकी मध्य किशोर अवस्था जो है, इसमें बच्चा क्या होता है, विद्रोही होता है, विद्रोह करता है, विद्रोह करता है, ठीक है, विद्रोह करता है। अगला जो प्रश्न है अपना, वो क्या कहता है, विकास की किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है, गैंग बनाकर घूमता है, बाल्यावस्था, शैशव, प्रौढ़ और किशोर। बताओ, देखिए ये कौन सा प्रश्न, खूब लिखवाए हुए प्रश्न है, आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। तो किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है, बताओ, देखिए गैंग एज। तो ये जो गैंग एज है, इसमें राइट आंसर आपका रहेगा बाल्यावस्था। गैंग बनाकर घूमता है, गैंग और गेम, खेल की आयु भी मैंने बताया था, याद है। चलो आगे बढ़ो। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। रिट लेवल फर्स्ट 2016 में आया हुआ प्रश्न है। वो किसने कहा था, रोस ने कहा था। किसने कहा था, रोस ने कहा था, याद आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। और अगला जो प्रश्न है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास खालिस्तान की आयु पर होता है। किस आयु में बच्चे में तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। रिट लेवल फर्स्ट में आया हुआ प्रश्न है 2016 में। देख लो, ऐसे प्रश्न आएंगे। समझ आ रहा है क्या, आपके सामने जो प्रश्न आएंगे। तो तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का जो विकास होता है वो किस अवस्था में होता है, देख लो आपके सामने। वो होता है 11 वर्ष की आयु में। नोट डाल के मैंने लिखवा रखा है आपको एग्जाम में, अलग से नोट डाला था मैंने, है ना। तो राइट आंसर क्या रहेगा, 11 वर्ष की आयु में। आगे बढ़ो। और ये आपका होमवर्क है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है, इसमें स्नायु मंडल है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, मांसपेशियों की वृद्धि है, या उपरोक्त सभी है। ये आपका होम होम वर्क है, गृह कार्य है। जहां पहले टावरान दिया करता ना, गृह कार्य भैया, गृह कार्य तारो और ताने बतानो है को सही उत्तर कौन सो है। अब अपन लगभग लगभग 60 है, 65 क्वेश्चन ए यूनिट कर लिया। अगर थारी इच्छा है तो ते मन और बता दो, अपा और करा नहीं। सेकंड जो यूनिट है, उस सेकंड यूनिट को अपन चालू करते हैं। मेरा तो विचार ये है कि एक बार अपन पूरा सिलेबस कर लें, पूरी यूनिट कर लें, और उसके बाद एक लास्ट में अपन सभी यूनिट को मिलाकर प्रश्न बनाएंगे। 30-30% जैसे साइको के आएंगे, वैसे ही वैसे साइको के 30-30 प्रश्नों की अपन क्लासेज रखें, कम से कम 10। और उन 10 क्लास में अपन 300 प्रश्न करेंगे, जिनमें से आपके एग्जाम में यूं की प्रश्न छप जाएंगे। बाकी माँ सरस्वती जैसा चाहेंगे वैसा होगा। अपन तो प्रयास कर सकते हैं, और यही प्रयास आपको भी जारी रखना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर क्लास में ये लगे कहीं कोई कमी रह गई है तो कमेंट जरूर करें, और अपनी पढ़ाई को जारी जरूर रखें। आराम से पढ़ाई करो, अब तो इतनी सर्दी भी नहीं है, मजे से पढ़ाई करो। कम से कम आपकी पढ़ाई 15 घंटे से ज्यादा हो, तब जाके आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, और तब जाके आपको लगेगा कि हाँ मैंने पढ़ाई की। जय हिंद साथियों, जय हिंद शिक्षकों। अपन मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और बड़ों का सम्मान कीजिए।